चलिए, गुड इवनिंग सबको। आज हम जो है तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं पंचायती राज से संबंधित। जैसे कि मैंने बताया था कि हम जो है 2 लेक्चर शुरू के जो थे 3 भाग में पूरा पंचायती राज का कोर्स पढ़ने वाले थे। शुरुआत में जो हमने देखा क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीके से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है पंचायती राज व्यवस्था की भारत में। उसके बाद जो है मैंने बताया था हम पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जैसे कि कल हमने देखा था पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय इस अधिनियम को लागू किया गया और उसके अब क्या क्या प्रावधान है, एक नया भाग जोड़ा गया, पार्ट जोड़ा गया था संविधान में। उसमें कौन से अनुच्छेद आर्टिकल हैं, ये सारी चीज और क्या क्या विशेषताएं हैं वो सब हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। और कल के लेक्चर में जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल या नहीं 1 या 2 दिन में आप मान के चलिए, हम लोग पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है। तो कैसा है कि पंचायती राज अधिनियम जो 73वां वाला लागू हुआ उसको हर राज्य ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जो उसमें परिवर्तन करके अपनाया है। तो हमको जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो पंचायती राज अधिनियम है उसको पढ़ना रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए। आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है ना, तो इसमें हेडिंग में तो छत्तीसगढ़ लिख दिया, लेकिन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं 73वां पंचायती राज अधिनियम या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमको पढ़ना जरूरी है क्या कि ये कुछ तथ्य। तो आप लिख लेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रमुख तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रमुख तथ्य। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो भारत में जैसे मैंने आपको बता दिया था एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है किसकी, पंचायती राज व्यवस्था की, है ना। चोल प्रशासन से हमने देखा था क्या पंचायती नहीं बोलूंगा, स्थानीय स्वशासन की या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो हमारे यहाँ एक व्यवस्था रही है। तो इसको जो है संवैधानिक दर्जा देना था, संविधान में इसको शामिल कराना था। तो इसे क्या आप संविधान में शामिल कराना है तो संसद से इसे पारित कराना था। तो लोकसभा में सबसे पहले जो है ये पास हुआ कब, तो ध्यान रखेंगे प्रमुख डेट 22 दिसंबर 1992 को जो है ये पारित हुआ। राज्यसभा में कब पारित हो रहा है तो 23 दिसंबर 1992 को पारित हो रहा है। अब उस समय जो है राष्ट्रपति ने इसको एसेंट या अपनी हस्ताक्षर या अपनी जो है रजामंदी कब दी, तो 20 अप्रैल 1993 को। ठीक, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे और प्रधानमंत्री जैसे मैंने अभी बताया था पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक, अब इसको जो है लागू कब किया गया तो 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया और इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, पंचायत दिवस कहा जाता है। कौन सी डेट को, 24 अप्रैल को। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो पंचायती राज अधिनियम जब ये लाया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये कुछ जगह जो है लागू नहीं होता है। तो कहाँ लागू नहीं होता है तो यूटी में अगर देखें तो दिल्ली में लागू नहीं होता, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में लागू नहीं होता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो 6वीं जो अनुसूची में राज्य आते हैं, 6th शेड्यूल में जो राज्य आते हैं कौन से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर जो है हमें ये नहीं दिखाई देता है। तो ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट जो हमने डेट्स बताई हैं, है ना। हिंदी वाली स्लाइड में अगली कर रहा हूँ तो उसमें और जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो लोकसभा में पारित कब हो रहा है तो 22 दिसंबर 1992 को पारित हो रहा है। राज्यसभा में पारित हो रहा है 23 दिसंबर 1992 में। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल रही है कब, एसेंट या स्वीकृति 20 अप्रैल 2019, मैं 2000 बोल रहा था कि जब से, है ना, 1993। राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा जी थे। प्रधानमंत्री कौन है, पीवी नरसिंह राव थे। इसके अलावा इसका कार्यान्वयन या फिर इसको लागू करने की तिथि क्या थी तो 24 अप्रैल 1993 थी। ठीक है, 24 अप्रैल। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ लागू नहीं है, नॉट इम्प्लीमेंटेड, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन, या कहाँ कहाँ जो है लागू नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू नहीं है या यूटी दिल्ली में लागू नहीं है।
और 6th शेड्यूल स्टेट्स जो है 6वीं अनुसूची में, हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं, उसमें से जो है 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है ये संबंधित है आपके किससे, ट्राइबल एरिया से। और 6वीं अनुसूची जो है उसमें हम देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम AMTM इन राज्यों का जो है उल्लेख मिलता है और ये भी यहाँ लागू नहीं होता है। क्लियर है इतना? तो ये हो गई आपके कुछ फैक्ट जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के। 2 लेक्चर जो है आप देखें उसे, तो आपको जो है कंटिन्यूटी बनी रहेगी। क्लियर है? ठीक है ना। इसके अलावा जो अगर हम देखें, हम इस लेक्चर में अभी क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि प्रोविजंस हैं किसके, पंचायती राज एक्ट के, पंचायती राज एक्ट के जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनके बारे में जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो पंचायती राज अधिनियम जो है ये जब पारित किया गया और संविधान में जब पंचायतों को दर्जा दिया गया, तो संविधान में दर्जा देने के लिए एक विशेष भाग बनाया गया, एक पार्ट बनाया गया। ये अगर जैसे हम देखें तो कुल 22 भाग थे संविधान में, अलग अलग भाग में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई थी। तो उसमें आज की स्थिति में संशोधन करके कितने भाग हो गए हैं, तो 25 भाग हो चुके हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं। तो उसमें से ही एक पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9, है ना, रोमन में ही लिखते हैं पार्ट 9। तो इसके बाद क्या इसका टाइटल दिया गया था, द पंचायत या पंचायत। ठीक, और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 243 से 243O, मतलब क्या है, ABCD से लेके O तक के। तो O कौन से लेटर है, 15वां, है ना। और आपका 243 पहला हो गया, तो कितने आर्टिकल हो गए इससे रिलेटेड, 16 आर्टिकल हैं, किससे संबंधित, पंचायतों से संबंधित हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको अभी बताया कितनी अनुसूचियां संविधान में, 12 अनुसूचियां। जब मूल संविधान बना था तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 9 थी, है ना, 3 और जोड़ी गई, तो 11वें नंबर की जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है ना। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर कि 11वें नंबर की जो अनुसूची है वो जोड़ी गई संविधान में, और इसमें विषय रखे गए हैं 29। जैसे मैंने आपको बताया था 7वीं अनुसूची के बारे में, 7th शेड्यूल के बारे में, इसमें जो है अलग अलग विषय मिलते हैं, सब्जेक्ट मिलते हैं, है ना। कुछ विषय हैं वो किसके हैं, केंद्र सरकार के हैं, यूनियन गवर्नमेंट। उदाहरण के लिए मैंने बताया था, याद करो, रेलवे पूरी तरह किसका विषय है, केंद्र सरकार का विषय है। राज्यों में रेल मंत्री थोड़ी होता है, केंद्र में होता है रेल मंत्री, है ना। वैसे ही पुलिस विभाग ये राज्यों के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। तो पुलिस किसके अंतर्गत आ जा रहा है, आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर दोनों काम कर सकते हैं, कौन कौन, केंद्र और राज्य दोनों। उसको क्या कहा जाता है, समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो उसमें आप देखोगे शिक्षा, जैसे CBSE स्कूल भी हैं, केंद्रीय विद्यालय भी हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल्स हैं, है ना। और तीसरा होता है जो बच गया है अवशिष्ट, वो किस में आ जाते हैं, आपके केंद्र सरकार के ही पास आते हैं, है ना। तो ये तो था आपका एक व्यवस्था। तो उसके साथ जब हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी पंचायत के बारे में, तो पंचायत को भी कुछ विषय दिए गए कि ये कार्य आपको करने हैं। जैसे उदाहरण के लिए गांव में स्वच्छ जल की उपलब्धता कराना, सैनिटेशन या स्वच्छता का ध्यान रखना, ऐसे करके जो है कुल 29 विषय हैं। ये पूरे के पूरे किसके पास हैं, तो पंचायत के पास हैं। क्लियर है यहाँ पर। इसके अलावा अनुच्छेद 40 जो है, आर्टिकल 40 जो है, इसमें भी बात की गई है किसके बारे में, कि राज्य या फिर सरकार को क्या करना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए, ये व्यवस्था की गई है। तो मतलब अब यहाँ पे एक बार फटाक से रिवाइज कर लो मेरे साथ, कि हिंदी में भी जो नोट कर लेंगे तब तक के, कि पंचायत का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस भाग में मिलता है पंचायत का उल्लेख, 9, है ना। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है, 243 से 243O तक के। फिर मेरे को बताओ इसके अलावा किस अनुच्छेद में बोला गया है कि पंचायतों का गठन करना चाहिए, 40 में बात की गई है।
इसके अलावा मुझे बताओ कौन सी अनुसूची जोड़ी गई पंचायत के लिए? कौन सी जोड़ी गई? 11वीं 11th। उसमें कितने विषय सब्जेक्ट रखे गए? 29। वेरी गुड, क्लियर है इतना, है ना? तो ये तथ्य सब पूछते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फटाक से जो है इसके आर्टिकल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है पहला आर्टिकल बात कर रहा है किसकी? 243 डेफिनेशन, परिभाषा। मतलब जैसे जो भी कानून लाया गया होगा उसमें बात की गई होगी ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की। तो ये जो भी शब्द हैं, है ना, कोई भी कानून बनता है तो पहला भाग जो रहता है उसका जनरली परिभाषाएं रहती हैं, जो भी उसमें प्रमुख शब्द हो रहे हैं उसका मतलब क्या है, इस कानून के अंतर्गत मतलब क्या है ना, ये चीज बताई जाती है। ठीक है, तो आप देखोगे 243 क्या है? परिभाषाएं। 243 ए क्या है? ग्राम सभा, है ना। 243 ए है, ये ए नहीं होगा, ये क ख ग घ ऐसे चलेगा ना। ठीक, इसने इसको ठीक नहीं किया है। ठीक, मैं बोल दूंगा इसको, क ख ग ऐसा लाइन से चलेगा। फिर 243 बी क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, मतलब पंचायत का क्या हो? गठन हो, है ना। 243 सी क्या है? तो पंचायतों की कंपोजिशन या संरचना कैसी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत, उसके ऊपर जनपद, उसके ऊपर जिला पंचायत। तो ये संरचना के बारे में बात करता है। 243 डी क्या बात कर रहा है? आरक्षण की, रिजर्वेशन की बात कर रहा है। 243 ई क्या कर रहा है? कितना ड्यूरेशन होगा कार्यकाल, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कल 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक, फिर 243 एफ क्या बात कर रहा है? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की, या सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फिर 243 जी देखोगे क्या बोल रहा है? पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो पंचायत की क्या क्या शक्तियां हैं, पंचायत के अधिकार क्या हैं और जिम्मेदारियां क्या हैं, ये कहाँ मिल रहा है आपको? 243 जी में। 243 एच क्या बोल रहा है? जैसे मैं बताया था पंचायत खुद टैक्स लगा सकती है, अपने फंड एकत्रित कर सकती है, करारोपण कर सकती है, ये उल्लेख कहाँ मिल रहा है? एच में। 243 आई क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू दी फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक मैंने कल बताया था एक वित्त आयोग का गठन होता है, तो वो कहाँ मिल रहा है? 243 आई में। 243 जे, अब भी प्रीलिम्स जो दिए होंगे पीएससी का, ये क्वेश्चन आया था कि पंचायत के खातों का क्या होना चाहिए? ऑडिट होना चाहिए, या पंचायत के खातों का लेखा परीक्षा होना चाहिए। 243 जे में ये है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख लो आर्टिकल नंबर और उसके अंदर क्या माल है ना। तो ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 243 के कि इलेक्शन का उल्लेख कहाँ मिल रहा है, पंचायतों के निर्वाचन का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? 243 के में मिल रहा है। 243 एल क्या बोल रहा है? अगर इसको यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करना है तो वहां क्या बदलाव के साथ लागू किया जाएगा, है ना। ठीक, अगला बोल रहा है 243 एम, किन क्षेत्र में इनको लागू नहीं किया जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था कहाँ कहाँ लागू नहीं हो रहा है, ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना लास्ट। तो ये उल्लेख कहाँ मिल रहा है? 243 एम में। एन में क्या बोल रहा है कि जो लॉ बने हैं वो जारी रहेंगे, उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक, और ओ बात कर रहा है क्या कि कोर्ट जो है निर्वाचन के मैटर में या इलेक्शन के मैटर में क्या करेगा? इंटरफेयर नहीं कर सकता है ना। उन चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है ना। तो ये सारे जो है ये लाइन से चलेगा, इसको लिख लेना भाई, क ख, है ना, ग। अगले लेक्चर में मैं इसको सुधार के एक बार दिखा दूंगा। तो ये आपके क्या है? आर्टिकल है, और इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना एक क्वेश्चन ये 16 आर्टिकल में से आएगा, है ना। एडीओ की परीक्षा जो देने वाले हैं तो ये आर्टिकल जरूर देख लेंगे अच्छे से, इससे एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। अब हम चालू करते हैं क्या, एक एक करके सारी जो प्रमुख बातें हैं इसमें, है ना, संविधान में जो दी गई हैं उसमें। तो पहला बात कर रहे हैं ग्राम सभा का। ग्राम सभा क्या है भाई? ग्राम सभा साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो क्या है भाई? जितने भी लोग रह रहे हैं किसी क्षेत्र में, है ना, या ऐसे बेटर समझो गांव में रहने वाले ऐसे लोग जो कि मतदाता सूची में शामिल हैं। तो मतदाता सूची में शामिल कौन होगा? वोटर लिस्ट में जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, है ना। तो ग्राम सभा पूरे के पूरे क्या होंगे?
आपका लिखा है इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन दी इलेक्टोरल रोल ऑफ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल। क्लियर इतना है ना। दस इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। क्लियर है। इट में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट डिटरमाइन, है ना। तो क्लियर इतना, यह ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसे कार्य कर सकता है जैसे कि राज्य की विधायिका निर्धारित करेगी। तो ग्राम सभा क्लियर है। ग्राम सभा में क्वेश्चन बनता है अक्सर, तो ग्राम सभा जितने लोग वोट दे सकते हैं गांव के स्तर पर, एक पंचायत के क्षेत्र में लोग जितने भी शामिल हैं वो सारे क्या आएंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे। क्लियर है मैडम, है ना। तो सिंपल है ग्राम सभा, है ना। चलो ठीक, आगे चलते हैं। अब हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, तो 3 स्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज की, कानून में दिया गया है। तो 3 स्तर में क्या हो गया, ग्राम लेवल पर, ग्राम लेवल से ऊपर खंड लेवल के, और उसके ऊपर जिला लेवल। 3 स्तर ध्यान रहेगा, क्या क्या बोला, ग्राम, खंड और जिला स्तर। ठीक, अब ऐसे स्टेट या ऐसे राज्य जहां पर पॉपुलेशन क्या है 20 लाख से कम है, वहां पर जो है सेकंड वाला शामिल नहीं होगा, 2 ही क्या होंगे वहां पर, लेवल होंगे। क्लियर है इतना, कौन सा ग्राम और जिला, बीच वाला स्तर नहीं होगा। तो 3 टियर सिस्टम वही बोल रहा है कि 3 स्तरीय होगा। तो क्या क्या है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर, है ना। इसके अलावा जहां 20 लाख से अधिक जनसंख्या है वहां कौन सा, मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। क्लियर है सबको यहाँ पर, ठीक। और क्या है यहाँ पर देखेंगे, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। तो कानून में जो दिया गया है, संविधान में जो व्यवस्था की दी गई है, तो उसमें बोल रहा है कि विलेज स्तर, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, किनके लिए, सदस्यों के लिए। अब जैसे ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो आप जानते होंगे उसमें वार्ड होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं, वार्ड से कौन चुन के आते हैं, सदस्य आते हैं। तो उसके ऊपर आप देखोगे जनपद भी जहाँ होता है वहाँ भी ऐसी व्यवस्था होती है, और उसके ऊपर क्या होता है, जिला। तो इन सब के जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये कह रहा है क्या कि जो चेयरमैन होगा आपका कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर, और साथ में इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती लेवल पर। तो जो चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे वो कैसे चुने जाएंगे, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। समझ में आया। और विलेज पंचायत जो सरपंच रहेगा वो कैसे चुना जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से। तो ये चीज समझ में आ गई। जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, प्रत्यक्ष तो नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है, राज्य का जो भी विधानमंडल होगा वो डिसाइड करता है कि कैसे अध्यक्ष चुना जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया। निर्वाचन का देख लेते हैं। तो आपका एक हो जाएगा ग्राम स्तर, गांव हो गया, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, ठीक है। इसके सभी सदस्य जो होंगे पंचायत के वो कैसे चुने जाएंगे, सीधे लोगों के द्वारा। लेकिन जो आपका जिला स्तर और मध्यवर्ती स्तर के अध्यक्ष होंगे वो कैसे निर्वाचित होते हैं, तो सदस्यों के बीच से ही। मान लो कि आपका जिला में 30 सदस्य हैं, जनपद में 30 सदस्य हैं, तो उन 30 में से ही एक को अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया जाएगा, क्या, अध्यक्ष के तौर पर। क्लियर है। और ग्राम स्तर पर जो होगा उसके अध्यक्ष का निर्वाचन कैसा होगा ये कौन डिसाइड करता है, उस राज्य की विधान सभा या विधान मंडल। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की जा रही है, ये भी देखे थे हम लोग, 243D था, आरक्षण की बात हो रही थी, है ना। ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे आगे का भाग। तो रिजर्वेशन में अगर हम लोग देखें तो रिजर्वेशन जो है स्पेशली दिया गया क्या, SC और ST कम्युनिटी, या फिर हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति, है ना, तीनों स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है रिजर्वेशन जो चेयरमैन के ऑफिस का होगा कहाँ, विलेज लेवल या कोई और अदर स्तर पर, SC और ST कम्युनिटी का, वो कौन डिसाइड करेगा, तो राज्य का विधान मंडल। स्टेट लेजिस्लेचर जो है अध्यक्ष के पद के लिए भी आरक्षण के लिए क्या कर सकता है, निर्धारण कर सकता है।
ठीक, इसके अलावा सभी स्तर पे, जिसमें एससी और एसटी कम्युनिटी भी इंक्लूडेड है, 1/3 सीटें, कुल सीटों की 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित रहेंगी? महिलाओं के लिए, फॉर वुमेन्स, है ना। रिजर्वेशन और 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। ये पूरे पंचायती व्यवस्था में एससी एसटी कम्युनिटी को भी मिला करके आप देखोगे तीनों स्तरों में भी महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर इसके साथ ही जो चेयरमैन के ऑफिस में भी अगर हम देखें, जो भी अध्यक्ष रहेगा उसके भी ऑफिस में देखेंगे तो महिलाओं के लिए क्या है? 1/3 कम से कम आरक्षण होना अनिवार्य है। तो सदस्यों के लिए भी, चेयरमैन के लिए भी, समझ गए? ठीक, इसके साथ ही जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर को जो है शक्ति देता है कि रिजर्वेशन संबंधी प्रावधान बना सकता है। किसके लिए? पिछड़ा वर्ग के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी आरक्षण के लिए जो है राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पिछड़ा वर्ग को भी क्या दे सकता है? आरक्षण दे सकता है ना। वही हिंदी में लिखा है कि सभी स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में क्या होगा? आरक्षण होगा। इसके साथ क्या बोल रहा है? विधानमंडल चाहे तो पंचायतों के अध्यक्ष के लिए भी जो है आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। साथ में महिलाओं के लिए भी क्या बोल रहा है कि कुल सीटों का 1/3 आरक्षण होगा। और अध्यक्ष के पद के लिए भी क्या कर सकता है कि राज्य जो है 1/3 आरक्षण देगा। इसके साथ जो है पिछड़ा वर्ग के लिए भी चाहे तो राज्य नियम बना सकता है और पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दे सकता है। यहाँ तक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। हमने जो है बेसिक जो चीज़ देख ली है, जो संविधान में उल्लेख है, इसकी कुछ चीज़ें और बची है जिसको जो है कल हम लोग फिर से 30 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। और उम्मीद है मंडे से हम लोग जो है किस में आ जाएंगे? छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम में। ठीक है, तो चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।